इधर सनाया जब अंदर जाती है तो काजल भी उठ चुकी थी। तो सनाया कहती है गुड मॉर्निंग भाभी। तो काजल भी उसे रिप्लाई करती है और कहती है तुम अकेले आई हो। तो इस पर काजल कहती है वाह क्या बात है, भाई का इंतज़ार हो रहा है। ये सुनकर काजल शर्मा जाती है। ये देखकर सनाया कहती है भाई बाहर ही है, कहीं आपको शर्म से लाल होते गालों को देख ले तो पता नहीं उनका क्या होगा। तो काजल कहती है बस भी करो और भूलो मत कि मैं तुम्हारी सीनियर भी हूँ। ये सुनकर सनाया का चेहरा लटक जाता है। ये देखकर काजल को अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे भाभी कह सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो सनाया काजल की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है आपको क्या चाहिए। तो इस पर काजल कहती है कि तुम राज के पसंद और नापसंद मुझे बताओ। ये सुनकर सनाया उदास होकर कहती है मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो काजल कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ ही रहता है, तो पूछ लेना। और हाँ अगर तुमने मुझे बताया तो शॉपिंग और ट्रीट मेरी तरफ से। ये सुनकर सनाया की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है पक्का ना। तो काजल कहती है पक्का, वादा रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ राज आ जाता है और कहता है कि क्या बातें हो रही थी। इस पर काजल कहती है यह हम दोनों का सीक्रेट है। तभी उन सबको एक और आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं मुझे भी तो सीक्रेट बात बताओ, तो मैं भी तो जानूँ क्या बात है। तो सब उस तरफ देखते हैं तो अशोक जी मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। इस पर काजल कहती है डैड मेरी और सनाया का सीक्रेट है और हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे। इस पर अशोक जी कहते हैं ठीक है मत बताओ, मुझे भी नहीं जाननी, बच्चों की बात है। और इतना बोल वो काजल के पास आकर बैठ जाते हैं। तो काजल कहती है कि आप अकेले आए हो, मॉम क्यों नहीं आई। इस पर अशोक जी कहते हैं कि बेटा वो कुछ देर में आ जाएंगी, वो तुम्हारे ठीक होने के लिए मंदिर गई है प्रे करने। इस पर काजल कहती है मॉम भी ना, मुझे इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है। इस पर अशोक जी कहते हैं बेटा बच्चों की ज़रा सी भी खरोच ना माँ की जान निकाल देती है, ये सब रहने दो, तुम बताओ कैसी हो। तो काजल कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस ये पट्टी की दिक्कत है। तो अशोक जी कहते हैं कोई बात नहीं, 4-5 दिन में हट जाएंगे। अच्छा ठीक है अभी मैं चलता हूँ, अभी एक मीटिंग है और वो करके दोपहर तक मैं आऊँगा और दीप्ति भी आती ही होंगी। तो काजल कहती है ओके बाय। फिर अशोक जी चले जाते हैं और फिर काजल राज से कहती है कि क्या तुम राघवन जी को थोड़ा आराम करने के लिए बोल दोगे, वो 2 दिन से यहीं हैं, मैंने कितनी बार बोला पर वो नहीं मानते हैं। उस पर राज कहता है कि मैंने उसे भेज दिया है, मैं आ गया था ना इसीलिए वो भी चले गए। काजल कहती है तुमने ठीक किया, उनको भी आराम चाहिए। और फिर राज को देखकर कहती है तुम दोनों ये बैग लेकर क्यों आए हो, कहाँ जाओगे, यहाँ नहीं रुकोगे। तो राज कहता है कि शाम को मैं यहाँ आऊँगा और आज रात में यहीं रहूँगा। ये बात सुनकर काजल की आंखें चमकने लगती है और कहती है क्या सच कह रहे हो। तो राज हाँ कहता है और यार बातों बातों में तो भूल ही गया कि माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है और राज एक बॉल में निकाल देता है, जिसे देखकर काजल अपने जीभ को अपने होठों पर चलाने लगती है। उसकी ऐसी हरकत देखकर राज के दिल में एक अजब एहसास होता है। उसका ध्यान उसकी होठों पर चला जाता है और उसका गला सूखने लगता है। तो काजल कहती है जल्दी से खिलाओ, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वैसे ये क्या है। तो राज बैठ जाता है और कहता है कि ये फ्रूट चाट है और काजल को एक बाइट खिला देता है। काजल राज के हाथ से खा लेती है और साथ में उसकी उंगली को भी। इससे राज के शरीर में एक सुरसुरी होती है और उसका शरीर गर्म होने लगता है और तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। तो काजल कहती है बहुत ही टेस्टी है और खिलाओ। तो राज उसे अपने कपकपाते हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर सनाया कहती है भाई आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं, आप ठीक तो है ना। उसकी बात सुन काजल मुस्कुराने लगती है और राज गुस्से में काजल को देखकर कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद राज और सनाया कॉलेज के लिए निकल। एक तरफ दूसरे देश में बाहर एक आइलैंड पर कुछ लोग हाथों में गन लिए चारों तरफ फैले हुए थे, क्योंकि वहाँ की एक अलग ही कहानी बता रही थी, जैसे कि वहाँ कोई सेना हो और सबकी कलाई पर एक टैटू बना था जो कि एक फॉक्स का था। और वही आइलैंड के बने एक घर में एक आदमी सूट बूट पहने वहाँ के सोफे पर बैठा था, जो कि दिखने में 40 से 45 साल का लग रहा था और उसके हाथों में भी वही टैटू था और उसके सामने 4 लोग खड़े थे, उनके हाथ पर भी वही निशान थे। तो आदमी कहता है मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी दूसरे के हाथ लगे उससे पहले मुझे चाहिए। तो वो खड़े लोग तुरंत यस बॉस कहकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश से बाहर ये घने जंगल के बीच में एक आलीशान बंगला बना था। उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हथियार लिए पहरा दे रहे थे।
उनके गर्दन पर एक ईगल का निशान बना हुआ था। वही बंगले के अंदर हॉल में एक 50-55 साल का लगभग 5 फीट 8 इंच का आदमी गुस्से में वहाँ बैठा हुआ था। उसकी गर्दन पर भी वही निशान था। ठीक उसके सामने एक आदमी अपने घुटनों पर बैठकर उस आदमी से माफ़ी मांग रहा था। उसके गर्दन पर भी सेम निशान थे और वो कह रहा था, बॉस माफ़ कर दीजिए, इस बार मैं खुद उस लड़की को लेकर आऊँगा। तब वो आदमी कहता है, लेकर आना ही होगा और किसी और के हाथ लगने से पहले, उससे पहले यहाँ तुम लेकर आओ। इस बार कोई गलती नहीं और उस मानिक राव से पैसे वापस लाना है। तो आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है। वहीं इंडिया के मुंबई में एक होटल के कमरे में 3 लोग बैठे थे, जिनमें से सभी के हाथ में एक बिच्छू का टैटू बना था और आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, साला वो तो मर गया, पर उसने बताया ही नहीं कि आखिर वो लैब कहाँ है। तो दूसरे ने कहा, तुमने ही तो उसे मारा था। तो पहले वाले ने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मारा गया। उन दोनों की बातों को सुनकर उसने कहा, अब इल्ज़ाम लगाना छोड़ो और ये रही उसकी बेटी और बेटे की तस्वीर, और पता लगाओ कि वो लोग कहाँ हैं, और हाँ, उस लैब को भी ढूंढने की कोशिश करो। इस पर उन दोनों ने हाँ कहा और वहाँ से बाहर निकल गए। दिल्ली के एक कोने में एक फार्म हाउस के अंदर 50-55 साल का आदमी सोफे पर बैठा बहुत ही टेंशन में था और बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, बॉस अभी तक पता नहीं चला। तो कहता है, आखिर वो लोग गए कहाँ, ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया। ये कोई और नहीं, मानिक राव था। वो कहता है, मेरे शहर में कौन आ गया जो मेरे आदमियों को गायब कर रहा है। ऊपर से उस लड़की के बदले जो रुपए मिले थे वो भी स्कॉर्पियन ग्रुप के लोग वापस मांग रहे हैं। उसने मुझे इस काम को करने से भी मना कर दिया है। फिलहाल तुम सब लोग अपने लोगों को ढूंढो। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि इस शहर में कौन आ गया जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे हर एक चीज़ पता करके बताओ। तो उसके आदमी अपने काम पर लग गए। इधर राज अपने कॉलेज में घुसता है और वो अपनी क्लास में जा रहा था कि उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि वैष्णवी राजपूत थी। सिचुएशन ऐसी थी कि वैष्णवी नीचे और राज उनके ऊपर था, जिससे उन दोनों के सीने आपस में टच हो रहे थे। इससे वैष्णवी राजपूत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं राज का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ठीक उसी वक्त अमन भी वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने उन दोनों को ऐसे देखा तो एक फ़ोटो खींचकर निकल गया और फिर वैष्णवी राजपूत गुस्से में राज को एक तरफ धक्का देती है तो राज एक साइड हट जाता है और वैष्णवी खड़ी हो जाती है और कहती है, आंखें क्या घर छोड़ कर आए हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो राज कहता है, सॉरी मैम, वो बात कर रहा था ना, इसीलिए देख नहीं पाया। क्या तुम पागल हो जो अकेले बात कर रहे थे। तो राज अपने बगल में देखता है तो सनाया नहीं थी। अब राज को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तो वैष्णवी कहती है, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो इसकी सज़ा मिलेगी, समझे। इतना बोल वो चली गई। तो राज सनाया को देखने लगा कि वो कहाँ है। तो सनाया को थोड़ी दूरी पर देखा जो मुंह दबाकर हंस रही थी। तो राज उसके पास जाकर कहता है, अपने भाई को मुसीबत में छोड़कर तुम यहाँ मुझ पर हंस रही हो। तो सनाया कहती है, आपने सुबह जो मेरे साथ किया था उसी का बदला था। राज सुनकर कहता है, ऐसे कोई बदला लेता है, अगर मुझे पनिशमेंट दे देती तो। तब सनाया कहती है, उसी के लिए तो मैं वहाँ से चली आई, पर क्या फ़ायदा, आपको कोई सज़ा ही नहीं मिली। वो तो तुम सज़ा का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें तो राज ने इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। तो अपने फ़ोन पर नाम देखकर सनाया को क्लास में जाने को कहता है। तो सनाया हंसते हुए चली जाती है। तो राज भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा देता है और फिर वो कॉल उठाता है। तो फ़ोन की दूसरी तरफ से हितेश कहता है, सर हमने MS कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है, अब आगे क्या करना है। इस पर राज कहता है, सबसे पहले तुम मीडिया में ये खबर दो कि उनसे कहो कि MS कॉरपोरेशन अब दिल्ली से ऑपरेट होगा और 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और संडे को MS कॉरपोरेशन की तरफ से पार्टी का ऐलान करो और यहाँ के सभी बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ। तो उधर से हितेश कहता है, सर वो अभय पूछ रहा था कि उसे अब क्या करना है। तो राज कहता है, उसे पार्टी में आने को कह दो, बाकी मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताता हूँ क्या करना है। और राज फ़ोन रख देता है। उधर हितेश किसी को फ़ोन करके कहता है, तुम मीडिया में ये खबर दो कि MS कॉरपोरेशन का मेन ब्रांच अमेरिका से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है और उनसे कहना कि कंपनी के CEO ने 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतना बोल फ़ोन रख देता है। इधर तुरंत ये खबर मीडिया को बताता है और कुछ देर में ही खबर पूरी दिल्ली को हिलाने के लिए काफ़ी था। करीब 1 घंटे बाद सब जगह बस MS कॉरपोरेशन के शिफ्ट होने की खबर पूरी दिल्ली में फैल चुकी थी। ये सुनकर सभी बिजनेसमैन इस कंपनी के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे और ये न्यूज़ अशोक सिंह सेन को भी पता चला तो खुश हो गए, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से इस कंपनी के साथ काम करना चाहते थे। तो तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने जो पता करने को कहा था राजवीर के बारे में पता किया। वो
वो कहता है सर कुछ पता नहीं चला, बस थोड़ी जानकारी है। और वो क्या है, इस पर असिस्टेंट कहता है कि उसके दिल्ली आने और कॉलेज जाने को छोड़कर बस इतना ही पता चला कि पहले एक खोली में रहता था और थोड़े दिन पहले वो एक लड़की को अपनी बहन मानता है और उसके कहने पर अब उनके साथ रहता है। बाकी उसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा है। और एक बात है सर, जो लोग काजल मैम को किडनैप किए थे उन लोगों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे मैम के साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो अशोक जी कहते हैं और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज ही पता चला है कि मानिक राव के कुछ लोग किसी को उठाने के लिए काजल मैम के कॉलेज गए थे और वो कम से कम 25 से 30 लोग थे और उसी दिन के बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिए और मानिक राव भी पता नहीं लगा पा रहा है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि इस शहर में बहुत बड़ा होने वाला है। इस पर अशोक जी कहती है ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारी चीज़ राजवीर से जुड़ी हुई है। अचानक से उनका हमारी ज़िंदगी में आना और इतना सब होना और एमएस कॉरपोरेशन का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ तो कहीं गलत है। अच्छा ये बताओ, कॉलेज और सनशाइन बार का सीसीटीवी का क्या हुआ? सर यही तो मुझे गड़बड़ लगी, क्योंकि उन लोगों का पूरी दिल्ली में कहीं कोई फुटेज ही नहीं है। जैसे लगता है दिल्ली में वो लोग कभी थे ही नहीं। यहाँ तक मैं पुलिस वाले से भी पूछा पर उनके डेटाबेस से भी सारी फाइल गायब है। ऑनलाइन तो छोड़िए सर, ऑफलाइन की फाइल भी गायब है। सोचिए सर वो कितना खतरनाक हुआ जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब तुम जाओ और राजवीर के बारे में जितना हो सके पता करो। तो असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अशोक जी कहते हैं आखिर कौन है एमएस कॉरपोरेशन का चेयरमैन और क्यों काजल पर इतना मेहरबान है? बस एक बार उनसे मीटिंग हो जाए, उनसे पूछ लूँगा। इधर राज का कॉलेज भी ख़त्म हो गया और सनाया और राज कॉलेज के बाहर आ गए और कैब का इंतज़ार करने लगे। ठीक उसी समय राज का फ़ोन बजता है जो कि विक्टर का था। तो सनाया से थोड़ी दूर जाकर फ़ोन उठाता है तो विक्टर कहता है बॉस मानिक राव के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो राज कहता है कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम पापा के बारे में पता लगाने पर ध्यान दो। ये बोल राज फ़ोन रख देता है और सनाया की तरफ मुड़ता है तो उसकी नज़र रोड के दूसरी साइड पर पड़ता है जहाँ से 2-3 लोग लगातार सनाया को देख रहे थे और उसकी और राज की फ़ोटो खींच रहे थे। ये देखकर राज उनकी तरफ जाने ही वाला था कि सनाया उसे आवाज़ लगाती है और कहती है भाई कैब आ गई है, चलिए चलते हैं। तो राज उन लोगों की तरफ एक नज़र देखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वो एक मैसेज करता है और उसकी गाड़ी घर की तरफ चल पड़ती है। तो राज एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। यह देखकर राज हल्का मुस्कुराता है। अभी राज गाड़ी में बैठा ही था कि थोड़ी दूर चला ही था कि अचानक से उसकी टैक्सी के दोनों साइड और पीछे कई कार उस टैक्सी को कवर कर लेती है। ये देखकर सनाया और कैब ड्राइवर डर जाते हैं। अचानक से इतनी सारी गाड़ियों को देखकर सनाया कहती है भाई ये लोग अपनी गाड़ी को क्यों घेर कर चला रहे हैं? तो राज कहता है तुम डर क्यों रही हो, सिर्फ चला रहे हैं ना, हमें कुछ थोड़ी ही कर रहे हैं, वो जल्दी में है इसीलिए पास लेने के लिए हमसे आगे जाना चाहते होंगे और आगे देखो जगह नहीं है इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। तब सनाया आगे देखती है तो फिर रिलैक्स हो जाती है। तो राज अपने मोबाइल का मैसेज देखता है तो उस पर डन का मैसेज होता है। फिर सभी गाड़ियाँ अचानक गायब हो जाती है। तो राज कहते हैं देखो सभी गाड़ियाँ चली गई। तब जाकर सनाया और वह ड्राइवर राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं तो घर पर ताला लगा होता है। तो राज कहता है ताला क्यों लगा है? तो इस पर सनाया कहती है अभी शाम के 5 बजे है और माँ 6 बजे आती है। मैं बस से आती हूँ तो माँ के आने के बाद ही पहुँचती हूँ, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे पास चाबी है। तो इस पर राज कहता है तो खोलो। तो सनाया कहती है नहीं, तो ऐसे रहेंगे हम बाहर। पर क्यों? सबसे पहले मुझे आप वादा करिए कि आप शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। ये क्या बात हुई? मैं कहीं भी नहीं लेकर जाने वाला, तो फिर मैं भी ताला नहीं खोलने वाली। तो राज कहता है अच्छा ठीक है बाबा, लेकर चलूँगा, अब तो खोलो। तो सनाया ताले को खोल देती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद दोनों फ्रेश होकर आते हैं और दोनों किचन में जाकर कुछ खाने को बनाते हैं। तो राज भी आज काजल के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। अभी दोनों काम कर ही रहे थे कि वहाँ मालती जी भी आ जाती है और जब वो घर के अंदर आती है तो दोनों को काम करते हुए देखती है, जो काम के साथ साथ नोक झोंक भी कर रहे थे। ये देखकर मुस्कुराती है और कहती है क्या बात है, आज तो बिना मेहनत किए खाना मिलेगा। इस पर दोनों मालती जी के पास आकर एक एक साइड हग कर लेते हैं। फिर राज कहता है नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे हॉस्पिटल जाना था इसलिए मैं जल्दी से बना लिया, और वैसे भी आप हम दोनों के लिए इतना करती हैं तो मैं भी आपके लिए कर दिया। इसके बाद मालती जी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद आती है। माँ, मैं आज रात वहीं रहूँगा, और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो मालती जी बस मुस्कुरा कर रह जाती है। तो करीब 1 घंटे के बाद राज वहाँ पहुँच जाता है। जब वो अस्पताल के अंदर जाने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजता है, तो राज अपने फ़ोन पर सेरा का नाम शो होते हुए देखता है तो तुरंत फ़ोन उठाता है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, बॉस आप कब आएंगे और इनका क्या करना है? तो राज कहता है, मैं कल सुबह आऊँगा और इनसे पूछताछ करो और कुछ इम्पोर्टेंट पता लगे तो इन्फॉर्म कर देना। और राज फ़ोन रख देता है। फिर राज अंदर चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो दीप्ति जी और अशोक जी वहीं बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो राज उन दोनों को नमस्ते कहता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तो काजल राज को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आज कॉलेज में क्या हुआ? तो राज कहता है, कुछ नया तो नहीं हुआ है, और वो वहाँ पड़े बोतल से पानी पीने लगता है। ठीक उसी समय अशोक जी राज से कहते हैं, वैसे बेटा क्या तुम MS कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जानते हो? इस पर राज जो पानी पी रहा था उनके बोलते ही सारा पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो खांसने लगता है। तो तुरंत दीप्ति जी जाकर उसकी पीठ सहलाने लगती है और कहती है, बेटा आराम से पीना चाहिए ना। इस पर राज अपने मन में कहता है कि अपने पति से बोलिए ना कि कोई अचानक इतना बड़ा बम फोड़ेगा तो ऐसा ही रिएक्शन होगा ना। तब राज कहता है, नहीं आंटी, आराम से ही पी रहा था, शायद ज़्यादा पानी अंदर ले लिया तो ऐसा हो गया, बाकी मैं ठीक हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उनके अस्पताल में काजल का इलाज होना और उनके आदमियों का होना, साथ में उनके खास आदमी का होना, काजल का बॉडीगार्ड बनना और तुम्हारा यहाँ होना, मुझे लगा शायद तुम जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों का उनसे तो कोई संपर्क है ही नहीं। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, पर आप इतना क्यों सोच रहे हो? तो अशोक जी कहते हैं, तुम्हें पता है काजल को जिसने किडनैप किया था उनका कुछ पता ही नहीं है, जैसे लगता है कि वो लोग कभी थे ही नहीं। इस पर दीप्ति जी कहती है, आप क्या कह रहे हैं? तो अशोक जी कहते हैं, हाँ दीप्ति, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों का पता लगाने की कोशिश की ताकि उनको सज़ा दिलवा सकूँ, पर वो लोग तो ऐसे गायब हो गए जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। और तुम्हें पता है दिल्ली के इतने बड़े शहर के एक भी CCTV में उनका वजूद ही नहीं है। और इतना ही नहीं, उन पर जो केसेस थे जो भी सभी पुलिस स्टेशन की फाइल तक गायब हो गए हैं, जैसे कि उस नाम के लोग कभी दिल्ली में आए ही नहीं थे। तभी काजल कहती है, डैड, पर जिस टाइम राघवन ने मुझे गाड़ी में बिठाया था उस वक्त तो वो लोग थोड़ा बहुत जख्मी हुए थे। तब अशोक जी कहते हैं, ये तो बस वही बताएगा, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? तो काजल कहती है, आज वो नहीं आएंगे क्योंकि आज राज यहाँ रहेगा। तो अशोक जी का ध्यान एक बात पर जाता है और कहते हैं, वैसे बाहर एक नया चेहरा देखा, वो कौन है? उनकी बात सुनकर राज मन में कहता है, इनको बिजनेसमैन नहीं CBI में होना चाहिए था। जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि वक्त से पहले ही मुझे पहचान लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे उनका ध्यान अपनी ओर से दूसरी तरफ खींचना होगा। और ये सब सोचने के बाद कहता है कि वो कह रहे थे कि जब तक मैं नहीं आता तो किसी और को भेज दूंगा, शायद वही होगा। फिर राज कहता है, अंकल आंटी आप दोनों घर जाइए, मैं यहाँ काजल का ध्यान रख लूँगा। तो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो दोनों काजल से कहते हैं, बेटा हम सब सुबह आएंगे। इतना बोल दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद काजल कहती है कि मुझे बाहर जाना है, 3 दिनों से मैं इस रूम में पड़ी हूँ। तो राज कहता है, नहीं, अभी तुम्हारा चलना पैरों के लिए सही नहीं है। और आगे कहता है, पहले तुम खा लो, और उससे खाना निकाल कर दे देता है। तो काजल कहती है, मैं तभी खाऊंगी जब तुम मुझे बाहर जाने दोगे। पता है कोई भी मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। और वो अपना क्यूट सा फेस बनाती है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर राज ना नहीं कह पाता है और कुछ सोचकर हाँ कर देता है और उसे खिलाने लगता है। तो काजल खुशी से खा लेती है। उसके बाद राज कहता है, मैं अभी आया, लेकिन अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल गया। उसके जाते ही उसका फ़ोन बजता है। उस पर नाम देखा नहीं था, सिर्फ नंबर लिखा हुआ था। तो कहती है, फ़ोन उठाऊं या नहीं? तब फ़ोन कट जाता है। फिर दोबारा रिंग करता है, मगर काजल कुछ सोचकर नहीं उठाती है। मगर तीसरी बार जब फ़ोन बजता है तो उठा लेती है। तो सेरा बिना इधर की आवाज़ सुने कहता है, बॉस, पता चल गया है कि वो किसके आदमी है और ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको यहाँ जल्दी से आना होगा। तो काजल कहती है, हेलो, कौन हो तुम और बॉस किसे कह रहे हो? तो सेरा अपने फ़ोन को देखता है और नंबर को। फ़ोन तो उसने सही लगाया था, पर लड़की ने फ़ोन उठाया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी ये तो बॉस ही बताएंगे। तो काजल कहती है, सुन रहे हो? तो उधर से सेरा कहता है, माफ़ कीजिए मैडम, रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन काट देता है। तो काजल कहती है, बड़ा ही अजीब आदमी है, और फिर राज का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय बाद राज एक व्हीलचेयर लेकर रूम में आता है
तो काजल उसके फ़ोन को घूर ही रही थी। तो काजल कहती है, मैं एक आदमी का फ़ोन बार बार आ रहा था, इसीलिए मैंने उठा लिया। तो उधर से बड़ी अजीब बात बोल रहा था, कह रहा था बॉस आपको आना होगा, पता चल गया है। जब मैं इधर से बोली तो उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। तब राज एक गहरी सांस लेकर कहता है, लग गया होगा गलती से। तभी काजल का ध्यान राज पर जाता है तो उसके हाथ में व्हील चेयर देखकर कहती है, तुम इसे लेकर क्यों आए हो? तो राज कहता है कि तुम्हें अभी चलना नहीं है तो तुम इस पर बैठकर बाहर जा सकती हो। तो काजल का मुंह बन जाता है, मगर बाहर जाने के कारण कुछ नहीं कह पाती और राज उस पर बैठने में मदद करता है और उसे लेकर कमरे से बाहर आता है। जब काजल बाहर आती है तो इतने सारे आदमी को काले कपड़े पहने और हाथों में गन लिए खड़ी देखती है तो काजल डर से राज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। राज को जब अपने हाथ पर किसी की पकड़ मजबूत दिखती है तो समझ जाता है कि वह डर रही है। तो राज कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। पर ये लोग कौन है? तभी काजल की नज़र एक आदमी के कपड़ों पर गई जिस पर MS कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। ये देखकर काजल कहती है, हद हो गई है, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। तो राज कहता है कि क्या कहा? इस पर काजल कहती है, अरे मेरा मतलब है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और मेरे लिए इतना सब कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर राज काजल के मज़े लेते हुए कहता है, शायद वो तुम्हें पसंद करता होगा, तुमसे शादी करना चाहता होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे जान से ही मार देगा। इस पर काजल कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? अगर वो बुढ़ा हुआ तो मेरा क्या होगा? राज कहता है, इसका मतलब अगर वो जवान होगा तब कर लोगी? तो काजल कहती है, क्यों नहीं, देखो उसके बिना होते हुए भी मेरे लिए इतना सब किया, तो कौन सी लड़की मना करेगी? इस पर राज का मुंह बन जाता है और काजल मन मन मुस्कुरा रही थी। राज फिर वहाँ से काजल को लेकर जाता है, उसे पूरे अस्पताल दिखाता है और आखिर में उसे छत पर लेकर जाता है। काजल वहाँ पहुँचकर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो उस रूम में रहकर पागल ही हो जाती। कुछ देर वहाँ का नज़ारा देखने के बाद राज से कहती है, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? राज कहता है, नहीं, वैसे भी एक गरीब आदमी की गर्लफ्रेंड बनना कोई भी लड़की पसंद नहीं करती और मेरे पास में ना तो पैसे हैं और ना ही मैं स्मार्ट दिखता हूँ। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है और आगे कहती है, वैसे तुम इतना बुरे भी नहीं दिखते हो। तो राज कहता है, मतलब मैं थोड़ा बुरा लगता हूँ? मेरे कहने का दूसरी साइड भी तो देखो, तुम कुछ अच्छे भी लग रहे हो। बात करते करते काजल व्हीलचेयर से उठने लगती है पर चोट की वजह से वो लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है। तो राज एकदम से उसके कमर को पकड़ कर थाम लेता है। काजल जो गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, थोड़ी देर में जब उसे लगता है कि वो नहीं गिरी तो आंखें खोल देती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखें राज की आंखों से टकराता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राज एकटक काजल को देख रहा होता है, उसकी आंख में डूब ही गया था। फिर उसकी नज़र काजल के गुलाबी होठों पर टिक जाती है। जब राज से बर्दाश्त नहीं होता है तो काजल के होठों को अपने होठों से चिपका देता है, जिससे काजल की आंखें बड़ी हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है जिससे वह राज को अपने से दूर नहीं कर पाती और राज जैसा करता है करने देती है। वहीं राज काजल को किस करते करते अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है। उसका दूसरा हाथ काजल को सहलाने लगता है। जब उसका हाथ सर से गर्दन तक पहुंच जाता है और उसका हाथ उसके नीचे जा पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजता है, जिससे काजल और राज को होश आता है। तो एकदम से काजल को व्हीलचेयर पर बिठा देता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पता नहीं ये कैसे हो गया। और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और अपना फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से शेरा कहता है, बॉस आपको यहाँ आना होगा, इन लोगों ने कुछ बताया है, मैम के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, मैं 1 घंटे में आऊँगा। और फ़ोन रख देता है और वो बिना काजल को देखे उसके व्हीलचेयर को चलाने लगता है। उसे बेड पर लिटाकर बिना काजल की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। इससे काजल को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, लेकिन ये तो बिना बोले ही चला गया। और उसके आगे बोलती है, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, तुम जब भी आते हो बिना बताए चले जाते हो, तुम बहुत बुरे हो। और रोने लगती है। वही राज हॉस्पिटल से निकलकर बिना एक विला में चला जाता है जो देखने में आलीशान और लग्जरी था और वहाँ काफ़ी लोग हाथों में हथियार लिए उस विला की पहरेदारी कर रहे थे। वहाँ के गार्ड उसको सलाम करते हैं और उसके लिए गेट खोलते हैं और वो अंदर जाता है। और अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि वहाँ बड़ा सा गार्डन था, इसमें बहुत तरह के फूलों के कलेक्शन थे जिसकी खुशबू से वहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। मेन गेट से 2 रास्ते थे, एक जो विला के अंदर जाता था, दूसरा विला के दूसरी तरफ। तो राज विला के दूसरे रास्ते के पीछे के एरिया में जाता है तो वहाँ भी गार्ड पहरा दे रहे थे।
राज को देखकर सलाम करते हैं और राज को एक तहखाने में ले जाते हैं जहाँ 3 आदमियों को उल्टा लटका कर रखा गया था। आखिर क्या पता लगा था सिरा को सनाया के बारे में? अब राज क्या करेगा इन लोगों के साथ? क्या काजल अब राज से बात नहीं करेगी? जानने के लिए सुनते रहें हमारे अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।